आज हम लोग एक ज्योग्राफी के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं भू आकृति विज्ञान में। और ये टॉपिक हमारा लैंड फॉर्म है या पृथ्वी के सतह पे विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां हैं। इसी क्रम में हमने नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों की चर्चा की, वायु के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों की चर्चा की, तथा आज हम लोग इसी क्रम में हिमनद या हिमानी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों की चर्चा करने वाले हैं। अगर इस टॉपिक की हम चर्चा करें कि हिमानी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां ये प्री का टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है या किसका टॉपिक है, तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि वैसे तो यह प्री का टॉपिक है, लेकिन कभी कभी इस टॉपिक से यूपीएससी के द्वारा स्टेट पीसीएस की एग्जाम में आपका या पीसीएस एग्जाम में मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक भी प्री और मेंस दोनों के लिए आपको तैयार करना है। तो हमें देखो, जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, उस टॉपिक से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके पश्चात हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर का तात्पर्य। इसके पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे आपसे कि ग्लेशियर के कार्य और ग्लेशियर के कार्यों में हम आपसे चर्चा करेंगे अपर्दनात्मक कार्य या अपर्दन का कार्य और निक्षेपणात्मक कार्य या निक्षेपण का कार्य, ये चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, ग्लेशियर द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां, ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद लास्ट में हम निष्कर्ष की बातें कर लेंगे कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए हम पढ़ रहे हैं, तथा टॉपिक जब कंप्लीट होगा, तो जैसे आपके वायु के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों के टॉपिक में हमने एक क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेटिंग किया था, वैसे इसमें भी एक क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेटिंग हम करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आप पहले ये जान लीजिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बातें करें आपसे, तो आप पहला क्वेश्चन होगा ग्लेशियर के प्रमुख कार्यों की चर्चा करते हुए इसके द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं इसे, कि ग्लेशियर शीत प्रदेशों में या ठंडे प्रदेशों में अपर्दन का एक प्रमुख कारक है। ग्लेशियर के द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों की चर्चा करें, ये भी एक क्वेश्चन होगा, मैं लिख देता हूं आपके लिए। ग्लेशियर शीत प्रदेशों में अपर्दन का प्रमुख कारक है, इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा करें। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको क्या करना, पहला जो क्वेश्चन होगा ये आपके लिए 250 शब्दों में है और ये 15 मार्क्स का होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है गाइज, ये 200 शब्दों का होगा और ये आपका 12.5 मार्क्स का होगा। तो जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे, हम एक क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग भी करेंगे। तो चलिए, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपको क्या जानना है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि वास्तव में ग्लेशियर होता क्या है। समझिए, ग्लेशियर किसे कहते हैं। ग्लेशियर, आप इसे हिमनद का भी नाम दे सकते हैं, हिमनद। तो क्वेश्चन देखो ये उठा कि क्या है ये ग्लेशियर या हिमनद क्या है। तो देखिए, हिमनद जो शब्द अगर इसको हम तोड़ें तो आप बोल सकते हो कि ये हिम का मतलब बर्फ है, बर्फ की नदी। पॉइंट को आप समझिए। सामान्य भाषा में शब्दों को तोड़ने से भी पता चला कि ये तो बर्फ की नदी की बात हो रही है। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या वास्तव में बर्फ की नदियां एग्जिस्ट करती हैं, क्या नदियों के समान बर्फ प्रवाहित होता है। तो गाइस समझिए, जितना यहाँ पे तेजी से रिवर का फ्लो होता है या नदी में पानी का प्रवाह होता है, उतना तेजी से कभी भी ग्लेशियर का प्रवाह नहीं होता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये उठा
कि नदी के समान ग्लेशियर का प्रवाह अगर नहीं होता है तो फिर हिमनद शब्द हम यूज क्यों करते हैं? तो पॉइंट को समझिए। हिमनद शब्द देखो यूज करने का रीजन क्या है? हिम का मतलब है यहाँ पे बर्फ का ढेर। पॉइंट को आप समझे, बर्फ का ढेर। और नद का मतलब हम और आप बोलते हैं कि नदी। नदी का मतलब यहाँ पे देखो क्या है? प्रवाह से है, प्रवाह से। और नदी की जब भी हम बातें करते हैं तो ये नदी ढाल के अनुसार प्रवाहित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे नदी शब्द जोड़ करके ये बताना चाहते हैं कि जो बर्फ का ढेर है वो ढाल के सहारे फिसल रहा है या खिसक रहा है, क्योंकि नदी में जो जल प्रवाहित होता है हिमनद का भी उतना तेजी से प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन अब ये उठा, हिमनद की परिभाषा क्या दी जाए? तो सीधा साफ बोल सकते हैं कि बर्फ का एक ढेर है, बर्फ के ढेर का नदी के समान प्रवाहित होना ही हिमनद कहलाता है। अब क्वेश्चन उठा कि नदी के समान प्रवाहित क्यों होगा? तो सीधा जवाब देंगे ढाल के कारण। पॉइंट को आप समझिएगा, ढाल के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम हिमनद की बातें करेंगे हमें और आपको ढाल की बातें करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये है कि वास्तव में ढाल कहां पर है? ठीक है, तो अगर हम ढाल की बातें करें तो पॉइंट को समझिए। तो ढाल देखो अधिक कहां पे होता है? तो अधिक ढाल के अगर हम उदाहरण की बातें करें तो पर्वत और पठार अधिक ढाल के उदाहरण हैं। तो एक बात थोड़ा क्लियर हो रहा है कि जो हिमनद होगा या जो बर्फ का ढेर होगा वह सामान्यतः पर्वत और पठारी क्षेत्रों में ही ढाल के अनुसार प्रवाहित हो सकता है। तो अगर हम हिमनद की बातें करेंगे तो हमें पर्वत और पहाड़ी क्षेत्रों में जाना पड़ेगा और उन क्षेत्रों में हिमनद की हम चर्चा करेंगे। दूसरा कह रहा है बर्फ का ढेर है। तो बर्फ का ढेर है इसका मतलब ये हुआ कि हम उन क्षेत्रों की बातें कर रहे हैं जहां पे तापमान कम है। ठीक है ना, क्योंकि तापमान अगर कम होगा तो हम वहां पे हिम की बातें कर सकते हैं। और पृथ्वी के सतह पे जिन क्षेत्रों पे गाइस तापमान कम होता है उसे हम नाम दे देते हैं शीत कटिबंध का। याद रखना, ये शीत कटिबंध है, या इंग्लिश भी समझो आपका, इसे हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। अब क्वेश्चन ये उठा कि क्या केवल शीत कटिबंधों में ही ग्लेशियर पाए जाएंगे, अन्य किन्हीं क्षेत्रों में ग्लेशियर नहीं पाए जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो उष्ण कटिबंध हुआ आपका, उष्ण कटिबंधों में भी जो पर्वत है, पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखरों पे ग्लेशियर की उपस्थिति है। अब क्वेश्चन ये उठा कि पर्वत के ऊपर के शिखरों में ग्लेशियर की उपस्थिति क्यों है? तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखो जब भी हम पर्वत की बात करते हैं, हम पठार की बातें करते हैं, पर्वत और पठार की अपनी एक ऊंचाई होती है, ध्यान से समझिए। और आपको पढ़ाया गया है कि ऊंचाई के साथ, यानी कि ऊंचाई में अगर वृद्धि होगी तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान कम होता है, ये आपको बताया गया है। और ये भी डिस्कस किया गया है कि प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पे तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो सपोज कीजिए हिमालय जैसे पर्वत पे हम जाएं और हम मान लीजिए रॉकी माउंटेन में जाएं, रॉकी पर्वत पे, एंडीज पर्वत के क्षेत्रों में जाएं और ऊंचाई के साथ अगर हम गति करें तो लगातार तापमान कम होगा। और लगातार तापमान कम होने के कारण एक निश्चित ऊंचाई पे ऐसा तापमान आता है जहां पे तापमान हिमांक से नीचे होता है। अगर इन क्षेत्रों में तापमान हिमांक से नीचे है तो इन क्षेत्रों में बर्फ के ढेर पाए जाएंगे। चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है तो ढाल उपस्थित है और ये बर्फ के ढेर ढाल के अनुसार नीचे फिसलते हैं और हिमनद कहलाते हैं, या इन्हें हिमनद के रूप में हम जानते हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा हुई देखो हिमनद का। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि ये जो हिमनद है, जो ग्लेशियर है, यह भी क्या है, एक वाह्य कारक है। याद रखेंगे ये वाह्य कारक है। अगर ये वाह्य कारक है इसका मतलब ये हुआ कि अपरदन में हिमनद की भी अपनी भूमिका होगी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि हिमनद भी क्या है, अपरदन का एक प्रमुख कारक है। किंतु
अब प्रश्न यह है कि क्या हिमनद प्रत्येक क्षेत्रों में अपर्दन करेगा? तो नहीं, ये कहना गलत है आपका। हिमनद प्रत्येक क्षेत्रों में देखो अपर्दन नहीं करेगा। हिमनद उन क्षेत्रों में अपर्दन का प्रमुख कारक होगा जहां पर हिमनद के बनने की पॉसिबिलिटी होगी या हिमनद के बनने के लिए आवश्यक दशाएं होंगी। अब सपोज कीजिए विषुवत रेखा की बातें अगर हम करें तो विषुवत रेखा पे तापमान ज्यादा है, यहां पे हम हिमनद की बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिमनद है यह हिमनद शीत प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में अपर्दन का प्रमुख कारक होगी। लेकिन हाँ, यह भी जानना जरूरी है कि देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, नदी अपर्दन का कारक है, वायु अपर्दन का कारक है और हिमनद अपर्दन का कारक है। अगर इन तीनों की हम बातें करें गाइस, तो इन तीनों में नदी अपर्दन का सबसे बड़ा कारक है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। हाँ, इतना जरूर है कि शीत प्रदेशों में अपर्दन का प्रमुख कारक क्या होगा? आपका हिमनद होगा। अब समझिए आपका, देखो कह रहा है कि नदी और वायु के समान हिमनद के द्वारा बड़े स्तर पर अपर्दन की क्रिया नहीं होती है। अर्थात ये बताने का आपको मैंने प्रयास किया कि नदी और वायु की तरह हिमनद अपर्दन का बहुत बड़ा प्रभावी कारक नहीं है। फिर भी हिमनद पर्वतीय क्षेत्रों में अपघर्षण तथा उत्पाटन की क्रिया से अपर्दन का कार्य करता है और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को जन्म देता है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द उपयोग किया जा रहा है और वह है आपका उत्पाटन, प्लकिंग और अपघर्षण। जैसे हमने नदी में चर्चा किया था, वायु में चर्चा किया था, वैसे ही हम चर्चा करने वाले हैं हिमनद के द्वारा अपर्दन के रूप। पॉइंट को आप समझे, ठीक है। जैसे हमने वायु का चर्चा किया तो वायु में हमने सन्निघर्षण देखा था और अपघर्षण देखा था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हिमनद के द्वारा आपका सन्निघर्षण होगा, अपघर्षण होगा या दोनों होगा। हम इस पे डिटेल में थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। गाइस देखो, हिमनद के द्वारा अपर्दन के रूप की बातें करें तो हिमनद के अपर्दन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप है उत्पाटन। पॉइंट को आप समझें, उत्पाटन या प्लकिंग है। अब क्वेश्चन देखो ये उठा कि उत्पाटन या प्लकिंग किसे कहते हैं? तो उत्पाटन या प्लकिंग के अगर हम सामान्य अर्थ की बातें करें, पॉइंट को समझें, अगर हम सामान्य अर्थ की बातें करें तो इसका तात्पर्य उखाड़ना। ध्यान से समझें, उखाड़ना। अब समझो आपका यानी कि चट्टानों को उखाड़ना या चट्टानों को उखाड़ देना। क्वेश्चन ये उठा कि हिमनद चट्टानों को कैसे उखाड़ेगा? पॉइंट को समझिए। सपोज कीजिए ये कोई आपका प्रदेश है, ये प्रदेश है और यहाँ पे आपका हिमनद है। समझिए ये हिमनद है। हिमनद सपोज को ढाल के अनुसार फिसल रहा है या फ्लोट कर रहा है। अब पॉइंट को समझो, ये देखो चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर हिमनद की उपस्थिति है। अब बताइए ये जो बर्फ है, पॉइंट को ध्यान से समझें, ये जो बर्फ है, ये बर्फ अगर नीचे की तरफ आपका फिसलेगी तो ये जो चट्टान है, इस चट्टान को क्या करती है? बर्फ उखाड़ देती है, उसे खींच करके उखाड़ देती है। इसी का नाम देखो प्लकिंग है। तो बोल सकते हो चट्टानों को उखाड़ना उत्पाटन कहलाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब देखो हिमनद के द्वारा अपर्दन की क्रिया में अब हम बातें करने वाले हैं अपघर्षण की। आपको पढ़ाया गया था अपघर्षण। क्वेश्चन ये उठा कि अपघर्षण, एक बात आप याद रखेंगे, हमने चर्चा किया था वायु के द्वारा अपर्दन में, अगर वायु स्वच्छ है, वायु में रेत के कणों की उपस्थिति नहीं है तो वायु अपर्दन का प्रमुख कारक नहीं होती है। इसी तरीके से समझिए, अगर ये हिमनद है, हिमनद स्वच्छ है, ठीक है, प्योर हिमनद है, इसमें छोटे बड़े कंकड़ पत्थर के टुकड़ों की उपस्थिति नहीं है, तो हिमनद देखो अपर्दन का बहुत बड़ा कारक नहीं होगा। हिमनद के द्वारा अपर्दन को प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि हिमनद में छोटे बड़े कंकड़ पत्थर के टुकड़ों की उपस्थिति हो, ताकि हिमनद जब सतह के साथ आपका रगड़ करे तो रगड़ के कारण भारी मात्रा में अपर्दन कर सके। तो मान लीजिए कि हिमनद है, हिमनद में कंकड़ पत्थर के टुकड़े हैं, रेत के कणों की उपस्थिति है, तो अपघर्षण में क्या होगा समझिए। तो सीधा आप बोलेंगे हिमनद में उपस्थित कणों का सतह के साथ रगड़ करना या घर्षण करना अपघर्षण कहलाता है।
इसे आप याद रखेंगे, कई बार आपको बताया जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए ये है कि अपघर्षण के साथ साथ हम लोग चर्चा करते हैं सन्निघर्षण का, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब हमें सोचने वाली बात देखो हमारे लिए ये है कि सन्निघर्षण होगा कि नहीं होगा हिमनद में। तो ये देखो हिमनद क्या है, अभी हमने बोला कि जो हिमनद है ये बर्फ का ढेर है, पॉइंट को आप समझे, बर्फ का ढेर है। और ये जो बर्फ है यह बर्फ क्या है, जल की ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था। अब देखो अगर ये जल की ठोस अवस्था है तो बर्फ में जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े होंगे वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, वो बर्फ के साथ जकड़े होंगे या बर्फ ने उनको जकड़ रखा होगा। तो अगर बर्फ ने उनको जकड़ रखा होगा तो सिंपल सी बात यह है कि जब ये हिमनद गति करेगा तो ये बर्फ में उपस्थित जो कण हैं ये स्वतंत्र नहीं है, तो ये कण कभी आपस में टकराएंगे नहीं। और अगर ये कण आपस में नहीं टकराएंगे तो हम सन्निघर्षण की क्रिया को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सन्निघर्षण तभी होगा जब कण आपस में टकराते हैं। तो आप बोलेंगे सन्निघर्षण की क्रिया हिमनद अपरदन में नहीं होती है, आप इसे याद रखें। ठीक है, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक गिलास हमने पानी लिया और उस एक गिलास पानी में हमने चेरी के टुकड़े डाल दिए, तो चेरी के छोटे छोटे टुकड़े हमने डाल दिए और गिलास के पानी को हिला दिया। तो हिलाओगे तो छोटे छोटे टुकड़े आपस में भी टकराएंगे और गिलास के साथ भी टकराएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, सन्निकर्षण अपघर्षण दोनों हो रहा है। लेकिन आइसक्रीम आपने खाया होगा, कोन वाली आइसक्रीम आपने खाया होगा, कोन वाली आइसक्रीम में आइसक्रीम को हमने फिल कर दिया, भर दिया और उसमें चेरी के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अब ये चेरी के टुकड़े आइसक्रीम के साथ जकड़ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। अब अगर उसे हिलाओगे कोन कोना तो ये चेरी के टुकड़े आपस में नहीं टकराएंगे, क्योंकि आइसक्रीम के साथ जकड़ चुके हैं। इसलिए इस आइसक्रीम में जहां पे बर्फ है वहां पे सन्निघर्षण नहीं होगा, वहां पे अपघर्षण हो सकता है, सन्निघर्षण होने वाला नहीं है। आप इसे जरूर याद रखेंगे। तो ये रहा हिमानी के या हिमनद के अपरदन के रूप। अब थोड़ा इससे हम आगे चलेंगे। अब हमें यह जानना है कि हिमनद के अपरदन को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, हिमनद के अपरदन को नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला कारक देखिए क्या है, वेग, वेलोसिटी। दूसरा कारक क्या है यहां पे, स्लोप या ढाल। तीसरा कारक क्या होगा, सेम चीज समझिए, चट्टान की प्रकृति, नेचर ऑफ द रॉक्स या चट्टान की प्रकृति। चौथा कारक क्या होगा, ग्लेशियर में उपस्थित कण। ये कुछ कारक हैं जो ग्लेशियर के द्वारा अपरदन को नियंत्रित करते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि ये जो अलग अलग कारक हैं ये ग्लेशियर के द्वारा अपरदन को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, ये हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला देखो वेग है। ठीक है, तो वेग देखो दो चीजें हैं आपका, वेग अगर अधिक है या तो वेग कम है। अब खुद सोच के बताइए, एक बात तो देखो क्लियर है कि ग्लेशियर में हिम का जो ढेर है वो फिसलता है, तो अगर इसका वेग ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात यह है कि अपरदन की दर अधिक होगी, इसी तरह से सपोज कीजिए अगर ग्लेशियर का वेग कम है तो सिंपल सा बोल दीजिए उल्टा करके अपरदन की दर कम होगी। अब देखो हम बातें करते हैं ढाल का, तो ढाल और वेग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ढाल अगर तीव्र है तो अपरदन की दर अधिक होगी, ढाल अगर मंद है तो अपरदन कम होगा। ठीक है, अलग अलग करके देखो हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं। अब अगला है आपका चट्टान की प्रकृति। चट्टान देखो क्या है, आपको पढ़ाया गया है कि चट्टान पृथ्वी का ठोस भाग है जो दो या दो से अधिक खनिज पदार्थों का मिश्रण होता है। अब देखिए ग्लेशियर चट्टानों का अपरदन करता है, तो चट्टान की प्रकृति दो प्रकार की होती है। पहला हो सकता है कि चट्टान की प्रकृति में चट्टानें कठोर हों, पॉइंट को समझेंगे, कठोर चट्टान।
और ये भी हो सकता है आपका कि ये जो चट्टान है यह मुलायम चट्टान है, मुलायम चट्टान। तो अगर हम कठोर चट्टान की बातें करें तो आपको बताया गया था कठोर चट्टानों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है। अब प्रतिरोधक क्षमता अगर अधिक है तो सिंपल सी बात यह है कि अपरदन की दर कम होगी, अपरदन की दर कम होगी। इसके विपरीत अगर चट्टानें मुलायम है तो हम बोल सकते हैं कि मुलायम चट्टानों की अपरदन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसीलिए मुलायम चट्टानों का अपरदन ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर में उपस्थित कण, आपको बताया गया कि शुद्ध जो ग्लेशियर होता है यह देखो अपरदन का बहुत बड़ा कारक नहीं हो सकता है। तो हम डिस्कस करेंगे अपरदन में उपस्थित कण। तो अगर अपरदन में उपस्थित जो कण हैं वह समझो अधिक हैं तो आप बोल सकते हो कि अपरदन की दर अधिक होगी। तो ये अपरदन के या हिमानी के द्वारा अपरदन को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। अब हमने डिस्कस किया हिमानी के द्वारा अपरदन। अब हम देखो डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस हिमनद के द्वारा निक्षेपण। आप इसे याद रखेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था नदी के द्वारा निक्षेपण, वायु के द्वारा निक्षेपण, उसी तरफ हम चर्चा करने वाले हिमनद के द्वारा निक्षेपण। तो सिंपल सा आप ये बोलेंगे कि हिमनद द्वारा अवसादों का जमाव, द्वारा अवसादों का जमाव। अब देखिए हमें ये जानना है कि हिमनद अवसादों का जमाव कैसे करेगा, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हिमनद के द्वारा अवसादों का जमाव होता है। समझिए अगर हम हिमनद के अवसादों के जमाव की बातें करेंगे तो इसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण आप ये बोलेंगे कि हिमनद में अवसादों की मात्रा अधिक हो जाए, अर्थात आप बोलेंगे कि हिमनद अवसादों से ओवरलोडेड हो जाए। इसे आप याद रखेंगे, ओवरलोडेड का मतलब आवश्यकता से अधिक मात्रा में अवसाद हो जाए। दूसरा, ढाल में कमी आ जाए और ढाल में कमी के कारण वेग में कमी आ जाए, और वेग में कमी अगर आएगी तो सिंपल सी बात है परिवहन क्षमता में कमी आना, क्षमता में कमी आ जाए। ये हम चर्चा करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये उठा कि इसके अलावा भी क्या कोई और कारण है जिससे हम ये डिस्कस कर सकें कि हिमानी के द्वारा निक्षेपण होता है। तो बोलेंगे ठीक, एक और कारण होगा हिमनद से बर्फ का पिघलना। पॉइंट को समझिए, हिमनद से बर्फ का पिघलना, जैसे जैसे हिमनद पिघलता चली जाएगी वैसे वैसे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के टुकड़ों को ये हिमनद क्या करेगा, आपका निक्षेपित करता चला जाएगा, या ऐसे अवसादीकरण की प्रक्रिया होती चली जाएगी। अब देखिए दो बातें हो गई, हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया हिमनद के द्वारा अपरदन और हिमनद के द्वारा निक्षेपण, ये दो बातें हमने डिस्कस कर लिया, समझो। अब देखो हमें ये जानना है कि हिमनद के अपरदन और निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं हिमनद के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां, अपरदन और निक्षेपण से निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां, प्रमुख स्थलाकृतियां, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्थलाकृति है हिमनद के द्वारा बनाई गई वह है आपका सर्क। आप सर्क याद रखेंगे, इसे कुछ लोग हिमगह्वर कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि सर्क क्या है, सर्क का निर्माण कैसे होता है, और सर्क का निर्माण अपरदन से होता है या निक्षेपण से होता है, और सर्क किन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि जो सर्क है यह हिमनद द्वारा निर्मित सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है तो ये कहां बनती है, पर बनती है। ठीक है, तो अगर हम ये चर्चा करें कहां पर बनती है तो समझिए ये पर्वतीय क्षेत्रों में बनती है। जिन क्षेत्रों में पर्वत होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, तो आपका पर्वत पदी क्षेत्रों में निर्मित होती है।
अब क्वेश्चन उठता है कि सर्क कैसे बनता है, तो सीधा जवाब देंगे हिमानी के अपरदन से। अब देखो हमें ये जानना है कि हिमानी के अपरदन से ये सर्क कैसे बनता है। समझो सर्क देखो पहले है क्या, फिगर देखो। सर्क क्या है, एक आराम चेयर या आराम कुर्सी की तरह संरचना है, तरह संरचना। देखने में आपको लगेगा कि जैसे आपका रेस्ट चेयर होती है, आराम कुर्सी होती है, वैसे ही कोई संरचना है। फिगर में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां पे सर्क बना हुआ है। देख के आपको लगेगा ये आराम चेयर की तरह कोई संरचना है, ये है सर्क। अब इस सर्क के निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या है, ध्यान से समझिए। सर्क का ये ऊपर वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं हेड वॉल, यानी कि शीर्ष दीवार बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ग्लेशियल है आपका आइस, यानी कि बर्फ का ढेर है। और ये देखो क्या है, मोरेन है। मोरेन का मतलब क्या हुआ आपका, कंकड़ पत्थर के टुकड़े, कंकड़ पत्थर के टुकड़े, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका रीजन है। अब हमें ये जानना है कि ये सर्क बनता कैसे है, इसके बनने की कहानी क्या है। चलिए हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कीजिए ये कोई पर्वतीय आपका प्रदेश है, ध्यान समझे। ये मान लेते हैं कोई एक पर्वतीय प्रदेश है, हिल्स रीजन है, ये आपका पर्वत। अब इस पर्वतीय प्रदेश में यहां पे मान लेते हैं आपका एक ग्लेशियर है, बर्फ का ढेर है। पॉइंट को आप समझते चलेंगे, ये बर्फ का ढेर है और बर्फ का ढेर क्या करे, ढाल के अनुसार फिसल रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा कि जब बर्फ का ढेर ढाल के अनुसार फिसलता है तो यहां पे अपर्दन होता है, अर्थात ये जो रीजन है, ये देखिए इस प्रदेश में अपघर्षण होगा। अपघर्षण का मतलब ये हुआ कि बर्फ का जो ढेर है ना, वो सतह पे रगड़ करेगा, पर्वतीय जो सतह है इस पे रगड़ करेगा। इस अपघर्षण के कारण इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, अपर्दन की क्रिया हो रही है। देखिए अब ये जो रीजन है, इस रीजन में ढाल सर्वाधिक होगा, ध्यान से समझें। इस रीजन में ढाल सर्वाधिक होगा, तो ढाल अगर सर्वाधिक है तो वेग सर्वाधिक होगा और अपर्दन की दर भी अधिक होगी। अब होगा क्या कि ये जो रीजन है ना, ये रीजन देखो कटता चला जाएगा, देखिए, और कट के ये रीजन पीछे हटता चला जाएगा, ठीक है। ये पीछे हटता चला जाएगा क्योंकि ग्लेशियर इसे काटता चला जाएगा। तो अब देखो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ये यहां से ऐसे, ठीक है। तो इसका अगला फिगर देखिए, ये लगातार कटाव होता चला जा रहा है। फिगर को देखेंगे तो डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फिगर ऐसे कन्वर्ट कर जाएगा। हम इस लास्ट लाइन को लेंगे, ऐसे देखिए ये फिगर आपका। अब यहां पे ये पूरा का पूरा ये बर्फ है, बर्फ का ढेर इसे हम बोलेंगे, बर्फ का ढेर। अब देखें आप लोग, यहां पे अपर्दन की प्रक्रिया के कारण लगातार देखो आपका क्या हुआ, इसे हम बोलते हैं ढाल का पीछे हटना, समझे आप, ढाल का पीछे हटना। इसे हम ढाल निवर्तन भी बोलते हैं, आप इस शब्द को याद रखेंगे, ढाल निवर्तन भी कहा जाता है। अब इसके कारण देखो क्या हुआ कि इस पर्वतीय क्षेत्र में आराम चेयर नुमा, आराम चेयर कुर्सी नुमा संरचना का यहाँ पे जन्म हो गया। इसी को हम नाम दे देते हैं, देखो सर्क का, यही है हमारा सर्क, सर्क। तो अगर इस सर्क के हम आपका एग्जाम्पल लें तो हम हिमालय के प्रदेश में जाएंगे तो वहां भी सर्क मिलेगा, यानी कि हिमालय के प्रदेश में आप उत्तराखंड के रीजन में जाएंगे तो वहां पे आपको सर्क की उपस्थिति मिल जाएगी। तो ये आपकी सर्क है, पॉइंट को समझे। अब सर्क में देखो यहाँ पे बर्फ का ढेर है या बर्फ का जमाव है, पॉइंट को आप समझिए। अब ये जो बर्फ का जमाव है, जैसे ही आपके शीत ग्रीष्म ऋतु आती है तापमान बढ़ता है और तापमान के बढ़ने के कारण आपका होता क्या है, हिम पिघलने लगती है,
पॉइंट को समझेंगे। हिम पिघलने लगती है और हिम के पिघलने के कारण यहाँ पे जल जमाव हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जल के इकट्ठा होने के कारण एक झील बन जाती है। इस झील का नाम है टॉर्न। आप याद रखेंगे, इसे हम नाम दे देते हैं टॉर्न का। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर्क का निर्माण कैसे होता है। अब सपोज कीजिए कभी ऐसा हो कि ये जो सर्क है, ध्यान समझिए, अभी हम देख रहे हैं कि पर्वत के एक ढाल के सहारे सर्क का निर्माण हुआ है। सपोज कीजिए अगर पर्वत के कई ढालों के सहारे सर्क का निर्माण हो जाए तो क्या होगा। तो अब हम हिमनद के द्वारा बनाई गई अगली स्थलाकृति की हम चर्चा करने वाले हैं। अगली स्थलाकृति जो हमारी है वह है, देखिए, हॉर्न है। हॉर्न। क्वेश्चन ये उठा कि हॉर्न क्या है। देखो, हॉर्न नाम से लग रहा है आपका कि हम सींग की बातें करने वाले हैं, हम सींग की बातें करने वाले हैं। अगर देखो हम सींग की बातें करते हैं तो पशुओं के जो सींग होते हैं वो नुकीले होते हैं। पॉइंट को समझे, ये नुकीले होते हैं। तो अब हम नुकीली संरचना की बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हॉर्न है यह भी पर्वतीय प्रदेशों में निर्मित होता है, प्रदेशों में निर्मित, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका भी निर्माण हिमानी के द्वारा होता है और हिमानी के अपर्दन की प्रक्रिया के कारण होता है। अब हमें यह देखना है कि ये जो हिमानी के अपर्दन से स्थलाकृति बनती है वास्तव में इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। पॉइंट को समझे। सपोज कीजिए हमने आपको भी डिस्कस किया था कि पर्वत के ढाल के सहारे सर्क का निर्माण होता है। सपोज कीजिए यदि पर्वत के सभी ढाल के सहारे सर्क का निर्माण हो तो क्या होगा। मान लेते हैं ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पे मान लो आप सर्क का निर्माण हुआ है, ये पहला सर्क है, निर्माण हुआ है। सपोज करो अगर इसी ढाल के साथ यहां पे एक दूसरे सर्क का निर्माण हो जाए। पॉइंट को समझे, यहां पे दूसरे सर्क का निर्माण हो जाए तो क्या होगा। अब देखो यहां पे तो ये आपका रीजन कट जाएगा और यहां से ये रीजन कट गया। तो दोनों प्रदेश जब कट जाएगा आपका तो चारों तरफ से सर्क के निर्माण होने के कारण पर्वत का जो ऊपरी भाग है ये लगातार अपर्दन से ये चोटी नुमा बन जाता है। इसे ही हम सर्क का नाम देते हैं। जैसे दूसरे फिगर में हम देखते हैं, देखिए ये आपका क्या है, हॉर्न है। यहां पे देखिए सर्क बना हुआ है, यहां पे देखिए सर्क बना हुआ है, यहां पे भी सर्क बना होगा और इसके पीछे भी सर्क बना होगा। तो चारों तरफ से सर्क जब बनता है तो इसके ऊपर का जो भाग होता है वो नुकीला हो जाता है और ऐसी ही स्थलाकृति को हम हॉर्न का नाम देते हैं। अब इसे दूसरे तरीके से भी आप देख लीजिए, समझें। मान लेते हैं कि ये कोई एक प्रदेश है। अब इस प्रदेश में यहां पे देखिए हॉर्न का सर्क का निर्माण हो गया, यहां पे सर्क का निर्माण हो गया। अब ये जो पोर्शन ये हॉर्न बन जाएगा। क्वेश्चन ये उठा इस हॉर्न के क्या कोई एग्जाम्पल हैं। इस हॉर्न का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। स्विट्जरलैंड में अगर हम जाएंगे तो स्विट्जरलैंड का मैप आप देखिएगा, स्विट्जरलैंड के मैप में आपको मिलेगा मैटर हॉर्न। आप देखेंगे मैप में, फिजिकल मैप में मैटर हॉर्न आपको मिल जाएगा। अगर हम इंडिया की बातें करें, भारत की बातें करें, तो इंडिया में आपको त्रिशूल, त्रिशूल जो पर्वत है यह पर्वत भी आपको हॉर्न का एग्जाम्पल है। तो ये रहा टॉपिक हमारा हॉर्न। हॉर्न से हम आगे चलेंगे। अगला हमारा जो स्थलाकृति है वह है बर्गश्रुंड है, बर्गश्रुंड। अब हमें ये जानना है कि वास्तव में बर्गश्रुंड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानें कि बर्गश्रुंड का निर्माण भी पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण, कुछ बातें कॉमन सी है जो हमें और आपको जान लेना है। दूसरा, अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, निर्मित स्थलाकृति, ये कुछ बातें जो हमें जानना है। अब क्वेश्चन ये उठा कि बर्गश्रुंड का निर्माण होता कैसे और ये है क्या। तो बर्गश्रुंड क्या है, एक गड्ढे नुमा स्थलाकृति है, गड्ढे नुमा स्थलाकृति। स्थलाकृति पॉइंट को ध्यान से समझिए। हमने चर्चा किया था कि ग्लेशियर जो है, जो हिमनद है, इस हिमनद के अपर्दन में उत्पाटन का बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपर्दन में उत्पाटन,
की महत्वपूर्ण भूमिका होती। पॉइंट को समझिए। सपोज कीजिए ये एक रीजन है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ग्लेशियर है, ये सपोज करें हिमनद है, स्थानांतरित हो रही है या नीचे की तरफ देखो ये प्रवाहित हो रही, फिसल रही है। तो ये जो रीजन है मान लेते हैं यहाँ पे चट्टाने हैं, तो इस क्षेत्र में चट्टानों का उत्पाटन होगा। उत्पाटन, अब समझिए चट्टानों का उत्पाटन होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक चट्टान ऐसे है, ये चट्टान है। अब इस चट्टान को हिमानी के द्वारा उत्पाटित कर दिया गया या उखाड़ लिया गया। चट्टान का जो उखड़ा हुआ भाग है वह हिमनद के द्वारा आपका नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगा। तो सिंपल सी बात है, अब क्या होगा, अब इस रीजन में आपको दिखेगा क्या, केवल और केवल देखिए आपको एक गड्ढा दिखेगा यहाँ पे ऐसे, ये समझिए। अब ये जो गड्ढा है जहां से चट्टान को उत्पाटित किया गया है, उखाड़ा गया है, इसी का नाम देखिए बर्गसुंड है, ठीक है। अब इस बर्गसुंड की हम बातें अगर करें, देखो तो बर्गसुंड कहां पड़ रहा है आपका, शीत प्रदेशों में इसका निर्माण हो रहा है, पर्वतीय प्रदेशों में इसका निर्माण हो रहा है, शीत प्रदेशों में, पर्वतीय प्रदेशों में। अब देखो जब इन प्रदेशों में हिमपात होती है, पॉइंट को समझें, हिमपात होती है तो हिमपात के कारण ये जो बर्गसुंड है ये बर्फ से भर जाता है, ठीक है। और जब ये बर्फ से भर जाएगा, ढक जाएगा, तो यहाँ पे पता नहीं चलता है कि क्या आपका गड्ढा है या पूरा का पूरा आपका क्षेत्र आप समतल है। इसलिए ये जो रीजन है पर्वतारोहियों के लिए नकारात्मक है, क्योंकि पर्वतारोहियों को पता ही नहीं चलता है कि जहां पे वो पैर रख रहे हैं वहां पे कोई गड्ढा है या कोई आपका समतल क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है ये पूरी तरह से बर्गसुंड आपको दिखाई देगा। आप बोल सकते हो कि बर्गसुंड जैसी अश्लाकृति पर्वतारोहियों के लिए किसी बड़े दुर्घटना से कम नहीं है। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बर्गसुंड से आगे हम डिस्कस करेंगे कंघीनुमा संरचना का। यह भी अश्लाकृति कंघीनुमा संरचना हिमानी के अपर्दन से निर्मित है, के अपर्दन से निर्मित। अब क्वेश्चन उठा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हिमानी के अपर्दन से निर्मित है, सर्क भी निर्मित है, हॉर्न भी निर्मित है, बर्गसुंड भी निर्मित है, और यहां पे समझो कंघीनुमा संरचना या क्रिवासेज भी आ गया आपका। अब इनमें अंतर क्या है, देखो कंघीनुमा जो संरचना है ना, इसका निर्माण पदी क्षेत्र में होता है, याद रखेंगे आप, पदी क्षेत्र में होता है, जबकि बर्गसुंड का निर्माण आपके ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। अब देखो होता क्या है कि मान लीजिए ये बर्फ है, समझिए बर्फ है, और ये बर्फ आगे की तरफ प्रवाहित हो रही है, और यहां से बर्फ समझिए नीचे ढाल से नीचे उतर रही है, बर्फ का ढाल के सहारे नीचे उतरना, ठीक है। तो जब ये बर्फ ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो इस रीजन में बर्फ के द्वारा उत्पाटन होता है, के द्वारा प्लकिंग या उत्पाटन। अब सपोज करो ये चट्टान है, यहां पे बर्फ ने उत्पाटन किया है, तो उत्पाटन के द्वारा आपका समझो ऊबड़ खाबड़ संरचना बनती है, ऐसे ये ऊबड़ खाबड़ संरचना का निर्माण हो जाएगा, जो ये दर्शाता है कि यहाँ पे प्लकिंग हुआ है। तो इस क्षेत्र में देखिए प्लकिंग हुआ है, उत्पाटन, और उत्पाटन के कारण जिग जैग संरचना का निर्माण या ऊबड़ खाबड़ संरचना का निर्माण। ये जो ऊबड़ खाबड़ संरचना है, इसी ऊबड़ खाबड़ संरचना को हम कंघीनुमा संरचना का नाम देते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट हुआ कि कंघीनुमा संरचना भी ग्लेशियर या हिमनद के अपर्दन के द्वारा निर्मित एक प्रकार की अश्लाकृति है। थोड़ा इससे हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी अश्लाकृति है टॉर्न है। क्वेश्चन ये उठा कि टॉर्न क्या है, तो टॉर्न समझिए क्या है, हिमनद द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है, झील का उदाहरण। अब क्वेश्चन ये उठा कि ये जो झील है हिमनद के द्वारा, झील का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि हिमनद के अपर्दन से
सर्क का निर्माण होता है, ये हमने चर्चा किया था। सर्क का निर्माण, सर्क क्या है? पहले सर्क एक आराम चेयर संरचना है। इसका जो बेस होता है ना, वो अंदर की तरफ धंसा होता है, आधार अंदर की तरफ धंसा होता है, की तरफ धंसा होता है। देखिए फिगर में आपको ये सर्क दिख रहा है, ये सर्क है और इसका बेस जो है ये अंदर की तरफ धंसा है। तो इस बेस में होता क्या है कि ग्लेशियर जमा हो जाते हैं या बर्फ के आपके ढेर जमा हो जाता है। इस पूरे के पूरे रीजन में देखें आप लोग, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे बर्फ का ढेर के जमा हो गया, बर्फ के ढेर का जमाव, का जमाव। अब देखो जब शीत ऋतु होती है तो ये जो बर्फ है ये अपने हिम रूप में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, समझे, ग्रीष्म ऋतु आती है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। अधिक तापमान के कारण सर्क के आधार में उपस्थित जो हिम का ढेर है वो पिघलने लगता है और उसके पिघलने के कारण सर्क के आधार पे जल जमाव हो जाता है और इस जल जमाव के कारण जिस समझो स्वच्छ जल के झील का निर्माण होता है उसी का नाम टॉर्न होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि टॉर्न सर्क के बेस में, आधार में आपका निर्मित एक संरचना है जहां पे स्वच्छ जल उपस्थित होता है, इसलिए इसे स्वच्छ जल की हम झील कहते हैं। टॉर्न से हम आगे बढ़ेंगे, तो टॉर्न से आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है हमारा भेड़ सैल। क्वेश्चन ये उठा कि भेड़ सैल किसे कहा जाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहां पे कोई एक चट्टान है, मान लेते हैं ये एक चट्टान है। अब चट्टान पे इस रीजन से आपका ग्लेशियर का प्रवाह हो रहा है, समझिए ये ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर गाइस, ग्लेशियर क्या होता है कि चट्टान पे ऊपर की तरफ चढ़ता है और फिर चट्टान के दूसरे ढाल के सहारे समझिए नीचे की तरफ गति करता है। तो चट्टान के इस ढाल से देखिए ग्लेशियर का ऊपर की तरफ गति और दूसरे ढाल से समझिए ग्लेशियर नीचे उतरता है। तो आपको बताया गया कि जिन क्षेत्रों में ग्लेशियर नीचे उतरता है, इसके नीचे उतरने के कारण उत्पाटन की क्रिया होती है या प्लकिंग होता है, और जिन क्षेत्रों में आपका ग्लेशियर ऊपर चढ़ता है उन क्षेत्रों में अपघर्षण होगा और अपघर्षण के कारण समझिए आपके चिकने सतह का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक तरफ समझिए अपघर्षण के कारण और दूसरी तरफ समझो उत्पाटन के कारण एक विशेष प्रकार की संरचना का जन्म होता है या चट्टानी संरचना का जन्म होता है, जिसका एक भाग या जिसका जो मुख का भाग है ये ऊबड़ खाबड़ होता है। चूंकि बर्फ का ढेर था तो देखने में सफेद है, तो देखने में जो चट्टान है ना ये भेड़ के समान दिखाई देती है, इसीलिए इस चट्टान को हम एक नाम दे देते हैं, ये क्या है, भेड़ सैल है। याद रखेंगे आप इसे कि भेड़ सैल क्या है। भेड़ सैल से हम आगे बढ़ेंगे का हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली या लटकती घाटी, घाटी। क्वेश्चन देखो ये उठा कि हैंगिंग वैली या लटकती घाटी किसे कहा जाएगा। तो जब भी हम हिमनद की बातें करते हैं, पॉइंट को आप समझे, हिमनद, तो हम कहते हैं कि हिमनद जो है ये नदी के समान ढाल के अनुसार प्रवाहित होता है। इसका मतलब ये हुआ इस हिमनद की अपनी घाटियां होंगी या इस हिमनद के द्वारा घाटी का निर्माण किया जाएगा, और इस हिमनद में जिस घाटी का निर्माण किया जाता है उन घाटियों में एक प्रमुख घाटी है आपकी लटकती घाटी, घाटी, ठीक है। अब हमें देखना है कि लटकती घाटी या हैंगिंग वैली का निर्माण कैसे होता है। तो सपोज कीजिए जैसे एक मुख्य नदी होती है और सहायक नदी होती है, वैसे ही अगर हम हिमनद की बातें करें तो इस हिमनद में एक मुख्य हिमनद है, मुख्य हिमनद, तथा दूसरा आपको मिलेगा सहायक हिमनद, हिमनद। अब मुख्य हिमनद की बातें करेंगे तो मुख्य हिमनद में बर्फ का ढेर अधिक है, मुख्य हिमनद का ढाल भी अधिक होता है, तो मुख्य हिमनद के द्वारा अपरदन की दर भी अधिक होगी, मुख्य हिमनद के द्वारा अपघर्षण भी अधिक होगा, इसीलिए मुख्य हिमनद की घाटी अधिक गहरी होती है। पॉइंट को समझे, अधिक गहरी होती है।
फिगर में अगर हम डिस्कस करें तो देखो ये जो हमारा है ये मुख्य हिमनद की घाटी है, ये मुख्य हिमनद आपको दिख जाएगा, मुख्य हिमनद। दूसरा देखिए यहां पे आपको मिलेगा सहायक हिमनद, ये है सहायक हिमनद। हमने अभी चर्चा किया कि सहायक हिमनद की जो घाटी होती है मुख्य घाटी की अपेक्षा कुछ ऊपर होती है या कम गहरी होती है। अब देखिए जैसे सहायक नदी बड़ी नदी में मिलती है, वैसे ही समझो आपका सहायक जो हिमनद है वो मुख्य हिमनद में मिलने का प्रयास करता। अब देखिए ये जो सहायक हिमनद है ये मुख्य हिमनद में नीचे की तरफ गिर रहा है मिलने के लिए। तो जब ये मुख्य हिमनद से मिलेगा तो दो चीजें देखो, एक मुख्य हिमनद की घाटी है और एक सहायक हिमनद की घाटी। पॉइंट को आप समझे, सहायक हिमनद की घाटी। तो सहायक हिमनद की जो घाटी है, फिगर से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि सहायक हिमनद की जो घाटी है ये घाटी मुख्य हिमनद की घाटी में लटकती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से नीचे की तरफ ये घाटी लटकी हुई है, इसीलिए इसे हम लोग एक नाम देते हैं हैंगिंग वैली का, या लटकती हुई घाटी को हम इसे नाम देते हैं। थोड़ा इसे आगे बढ़ते हैं, दूसरे फिगर में भी आप देख सकते हैं। देखिए ये मुख्य हिमनद है जिसकी घाटी गहरी है, और यहां से आपको मिलेगा सहायक हिमनद, सहायक हिमनद। और सहायक हिमनद की घाटी आपको मुख्य हिमनद की घाटी में लटकती हुई दिखाई आपको पड़ेगी। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यू आकार की घाटी। समझे, यू आकार की घाटी। क्वेश्चन ये उठा कि यू आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है, तो सीधा से बोलेंगे हिमनद के द्वारा निर्माण होता है, के द्वारा निर्माण। दूसरा, यह भी अपरदन का परिणाम है, का परिणाम। अब क्वेश्चन ये उठा कि हिमनद के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे किया जाता है। पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जब भी देखो हम हिमनद की बातें करते हैं, हिमनद, तो हिमनद की अपनी कोई घाटी नहीं होती है, इस बात को आप याद रखेंगे, अपनी कोई घाटी नहीं होती है। क्वेश्चन ये उठा अगर हिमनद की अपनी कोई घाटी नहीं है तो फिर ये हम यू आकार की घाटी की बातें क्यों कर रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब मिलेगा कि हिमनद पहले से ही नदियों के द्वारा बनाई गई गहरी घाटियों में प्रवाहित होता है। पॉइंट को समझे, हिमनद नदी द्वारा बनाई गई गहरी घाटी में प्रवाहित होता है। अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर ये गहरी घाटी में प्रवाहित होता है तो फिर यू आकार की घाटी कैसे बनी। पॉइंट को समझें। सपोज कीजिए अगर हम नदी की बातें करें तो नदियां पृथ्वी के सतह पे गहरी भी आकार की घाटियां बनाती हैं। पॉइंट को आप समझें, ये नदी के द्वारा निर्मित भी आकार की घाटी है। ये घाटियां सकरी होती हैं, ये घाटियां गहरी होती हैं। अब सपोज कीजिए यहां पे ये हिमनद है, हिमनद। अब इस गहरी और सकरी घाटी में हिमनद का प्रवाह हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमनद क्या करता है, अपरदन में अपघर्षण करता है। हिमनद के द्वारा उत्पाटन की क्रिया होती है। उत्पाटन और अपघर्षण के परिणाम स्वरूप इस भी आकार की घाटी में अपरदन की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस अपरदन के कारण ये जो घाटी है, समझिए ये जो गहरी और सकरी घाटी है, ये गहरी और सकरी घाटी लगातार चौड़ी होती चली जाती है। अब जब ये लगातार चौड़ी होती चली जाती है तो यही जो भी आकार की घाटी है यही यू आकार की घाटी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी को हम नाम दे देते हैं यू आकार की घाटी। ठीक है, फिगर में भी आप देख सकते हैं ये यू आकार की घाटी है। तो आप बोलेंगे यू आकार की घाटियां हिमनद के द्वारा बनाई गई घाटियां हैं। इन घाटियों का निर्माण हिमनद के अपरदन के द्वारा होता है। हिमनद अपने द्वारा निर्मित किसी घाटियों में प्रवाहित नहीं होते हैं, बल्कि पहले से ही नदी के द्वारा निर्मित गहरी और सकरी घाटियों में प्रवाहित होते हैं। इन गहरी और सकरी घाटियों में प्रवाहित होते हुए हिमनद किनारों का अपघर्षण और उत्पाटन करते हैं। परिणाम स्वरूप ये सकरी घाटियां लगातार चौड़ी होती चली जाती हैं
और लगातार अपर्दन के कारण भी आकार की संकरी घाटियां यू आकार की चौड़ी घाटियों में परिवर्तित हो जाती हैं। उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको ऐसी घाटियां दिखाई देंगी, हिमालय के प्रदेश में जाएंगे तो दिखाई देंगी, रॉकी पर्वत के क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां भी आपको ऐसी घाटियां दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक तक गाइज हमारा यू आकार की घाटी। तो आज हमने डिस्कस किया आपका हिमनद के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां कौन सी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये डिस्कस करना है कि हिमनद के निक्षेपण के द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनाई जाती है। देखो हिमनद क्या है, जब ये प्रवाहित होता है तो अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसादों को लेकर प्रवाहित होता है। चूंकि ये अवसादों को लेकर प्रवाहित होता है, ध्यान देंगे, जब ये अवसादों को छोड़ता है, अवसादों का जमाव करता है, इसके जमाव के कारण समझो जो स्थलाकृति बनती है उसे हम लोग हिमोड़ का नाम देते हैं। तो आप याद रखिए कि हिमनद के द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति जिसमें अवसादों का जमाव होता है उसे हम हिमोड़ का नाम देते हैं। इससे थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, और हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे किया जाए। अब हम देखो ये चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि हिमनद के प्रमुख कार्यों की चर्चा करते हुए हिमनद के द्वारा बनाई गई प्रमुख स्थलाकृतियों को स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन को हमें 250 शब्दों में लिखना है और ये 15 मार्क्स का है। तो सबसे पहले चलिए हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग अगर हम करें तो हमें देखो क्या दिख रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मान लीजिए, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, पॉइंट को समझिए, दो पार्ट है, ठीक है। दो पार्ट में देखिए पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में हमें हिमनद के कार्य दिखाने हैं, हिमनद के प्रमुख कार्यों की चर्चा, ये हमें डिस्कस करना है। दूसरा हमें दिखाना है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब देखिए हमारे सामने 250 शब्द हैं, ठीक है। तो अब हम ये बांटेंगे कि 250 शब्दों को कैसे कैसे देखो हम तोड़ें। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन, स्टेप 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, 20 से 25 शब्द लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद देखिए आपका प्रश्न का पहला भाग, अब प्रश्न के पहले भाग में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि हिमनद के प्रमुख कार्यों की चर्चा करें। तो प्रश्न का पहला भाग हुआ हिमनद के प्रमुख कार्य, समझे, प्रमुख कार्य। इस प्रमुख कार्य पे हम कितना शब्द लिख देंगे, आपका अप्रोक्सीमेट 80 से 100 शब्द, ध्यान से समझे, 80 से 100 शब्द यहां पे हम राइट डाउन करेंगे। उसके बाद आएगा समझो प्रश्न का दूसरा भाग, और प्रश्न के दूसरे भाग में आपसे पूछा जा रहा है स्थलाकृति, लैंड फॉर्म के बारे में। तो आपको पढ़ाया गया कि लैंड फॉर्म कौन कौन से हैं। तो इस स्थलाकृति में भी आप क्या करेंगे, अलग अलग स्थलाकृति को लेंगे। फिगर आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि फिगर आप बनाओगे तो आपकी मार्किंग बड़े अच्छे से होगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 80 से 100 शब्द आपको राइट डाउन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका निष्कर्ष, और निष्कर्ष में भी हम क्या करेंगे, 20 से 25 शब्द यहां पे राइट डाउन कर देंगे। अब हम इससे क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला पार्ट होगा, आपको बताया गया स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। क्वेश्चन देखो ये उठा, इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, हिमनद के बारे में लिखेंगे, समझेंगे, हिमनद। इसकी आप डेफिनेशन लिख देंगे। आप बोलेंगे हिमनद जो कि एक वाह्य कारक है, ठीक है, यह बर्फ का ढेर है जो ढाल के अनुसार गति करता है। हिमनद के द्वारा शीत प्रदेशों में अपर्दन और निक्षेपण के कार्य किए जाते हैं, ठीक है, तथा हिमनद शीत प्रदेशों में अपर्दन का एक प्रमुख कारक है। जैसे ही आप लिखते हो ना, ये अपर्दन का प्रमुख कारक है, इसका मतलब इंट्रोडक्शन में ही आपने ये बता दिया कि आप क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। इसके बाद क्या करेंगे स्टेप 2 में,
स्टेप 2 में आपको लिखना है हिमनद के कार्य। सिंपल क्वेश्चन है, हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्यों में आपको दो भागों में बांट देंगे। पहला है अपर्दनात्मक कार्य, ठीक है, और दूसरा है निक्षेपणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। ये दो पार्टों में आप इसे तोड़ देंगे। अब डिसाइड कर लेंगे कि आपको कितने शब्द में राइट डाउन करना है। क्योंकि हमने इसमें 100 शब्द लिया हुआ है तो 50 से 60 शब्द पहले वाले पार्ट पे दे दीजिए और 30 से 40 शब्द आप दे दीजिए आपके दूसरे वाले पार्ट पे। इसके बाद देखिए स्टेप 3 में आता है। स्टेप 3, स्टेप 3 में आपको आएगा आपका निर्मित अस्थलाकृतियां। अस्थलाकृतियां, अब देखिए आपको पहला जो पार्ट है दूसरे पार्ट से जुड़ता हुआ दिखना चाहिए। आंसर पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि जो फर्स्ट पार्ट आपने लिखा है वो उसका समझो अगला पार्ट सेकेंड पार्ट है। तो अब क्या करोगे, लिखोगे कि शीत प्रदेशों में अपर्दन का प्रमुख कारण आपका हिमनद है। हिमनद के द्वारा इन प्रदेशों में बड़े स्तर पे अपर्दन और निक्षेपण के कार्य किए जाते हैं। इन अपर्दन और निक्षेपण के कार्यों के द्वारा इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अस्थलाकृतियों का निर्माण होता है जो कि निम्नलिखित हैं। अब यहां से टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, सर्क के बारे में लिख दीजिएगा, आप समझिए। हॉर्न के बारे में आप लिख देंगे, आप टॉर्न के बारे में लिख देंगे। दो दो लाइन लिखते चलेंगे। आप लोग बर्गसुंड के बारे में लिख देंगे, आप लोग भेड़ सेल के बारे में राइट डाउन कर देंगे। इसी तरीके से लटकती घाटी, इसके बारे में लिख दीजिएगा। यू आकार की घाटी, उसके बाद हिमूड, ठीक है। इन सब के बारे में आप लिख दीजिएगा। ज्यादा नहीं लिखना आप लोगों को, दो दो लाइन लिखते हुए चले जाना है। फिगर और एग्जाम्पल आप जरूर दीजिएगा, और फिगर और एग्जाम्पल आप देंगे तो बाकी लोगों की तुलना में आपकी मार्किंग आपकी बेटर होगी। इसके बाद स्टेप 4 में देखो निष्कर्ष आ जाएगा। स्टेप 4 में निष्कर्ष आ जाएगा। आप लिख सकते हो कि निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि हिमनद अन्य अपर्दन के कारकों की तुलना में अपर्दन का कम महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन शीत प्रदेशों में यह अपर्दन के सबसे बड़े कारक के रूप में स्पष्ट होता है। हिमनद के द्वारा अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा विभिन्न प्रकार की अस्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये अस्थलाकृतियां मानव के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में अपनी भूमिका निभाती हैं। इतना करके आप अपने आंसर को कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे आपका आंसर आके कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्लियर किया कि हिमनद के द्वारा बनाई गई अस्थलाकृतियां कौन सी हैं।